अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास ये जावा स्विंग की लेक्चर सीरीज चल रही है, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे डेटाबेस कनेक्टिविटी विद माई एसक्यूएल, ठीक है। मतलब देखो, पिछले लेक्चर्स में हमने डेटाबेस कनेक्टिविटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं लिया। तो इस लेक्चर से आगे और इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि किस तरह से अपनी स्विंग एप्लीकेशन को, अपनी जीयूआई एप्लीकेशन को माई एसक्यूएल डेटाबेस के साथ हम कनेक्ट करवा सकते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब भी आप कोई जीयूआई एप्लीकेशन बनाते हो तो उसके अंदर डेटाबेस तो लाजमी होता है, ठीक है। इसलिए ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे बात करते हैं कि हमने डेटाबेस कनेक्टिविटी किस तरह से करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे, जो हम इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, क्रिएट अ डेटाबेस एंड टेबल इन माई एसक्यूएल, ठीक है। हम माई एसक्यूएल के अंदर एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे और उस डेटाबेस के अंदर एक टेबल क्रिएट करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके लिए मैंने अपने सिस्टम में वैम्प सर्वर ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। तो अगर किसी के पास जैम्प सर्वर भी है तो तब भी आप माई एसक्यूएल डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हो और उसके अंदर डेटाबेस और टेबल बना सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये काम करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्रिएट एन इंसर्ट फॉर्म इन जावा स्विंग एप्लीकेशन। मतलब जावा में हम एक स्विंग एप्लीकेशन बनाएंगे और उसके अंदर एक इंसर्ट फॉर्म बनाएंगे जिसके थ्रू डेटा इंसर्ट किया जाएगा हमारे माई एसक्यूएल डेटाबेस के टेबल के अंदर। फिर थर्ड पॉइंट में देखो, व्हाट इज जेडीबीसी, ठीक है। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। मतलब जेडीबीसी क्या है, क्योंकि देखो, अगर हमें जेडीबीसी को हम नहीं पढ़ेंगे तो हम कभी भी अपनी स्विंग एप्लीकेशन को माई एसक्यूएल डेटाबेस के साथ कनेक्ट नहीं करवा सकते। तो इसको भी इसी लेक्चर में देखेंगे। फिर उसके बाद हाउ टू कनेक्ट जावा स्विंग एप्लीकेशन टू माई एसक्यूएल डेटाबेस, ठीक है। यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे पहले तो हमें अपनी एप्लीकेशन को माई एसक्यूएल डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है और उसके बाद अपनी स्विंग एप्लीकेशन का डेटा डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करना है। तो ये सारी चीजें हम इसी लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम से यहाँ पे समझा रहा हूँ जिसमें आपको डेटाबेस कनेक्टिविटी का पूरा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। उसके बाद आते हैं हम इसके प्रैक्टिकल के ऊपर। तो यहाँ पे देखो, सपोज करो कि आपकी ये एक जावा स्विंग जीयूआई एप्लीकेशन आपने बनाई है। अब आप क्या चाह रहे हो, आप इस स्विंग एप्लीकेशन का डेटा हमारे माई एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करना चाह रहे हो। लेकिन भाई देखो, ये जो आपकी स्विंग एप्लीकेशन है इसका डेटा आप डायरेक्टली माई एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर इंसर्ट नहीं कर सकते, या माई एसक्यूएल डेटाबेस का डेटा अपनी स्विंग एप्लीकेशन के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते। उसके लिए आपको बीच में एक मीडियम चाहिए और उस मीडियम को मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, उस मीडियम को यहाँ पे मैं कह रहा हूँ माई एसक्यूएल जेडीबीसी ड्राइवर। अब देखो, ये जेडीबीसी की फुल फॉर्म क्या है, जेडीबीसी की फुल फॉर्म है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, ठीक है। तो मतलब अगर मुझे अपनी जावा स्विंग एप्लीकेशन का डेटा माई एसक्यूएल डेटाबेस में भेजना है तो मुझे यहाँ पे माई एसक्यूएल जेडीबीसी ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी, जिसको हम माई एसक्यूएल कनेक्टर के नाम से भी जानते हैं। मतलब जब भी मैं अपनी स्विंग एप्लीकेशन बनाऊंगा और उसके साथ अगर मैं कोई डेटाबेस ऐड करना चाहता हूं तो मुझे लाजमी ये जेडीबीसी ड्राइवर माई एसक्यूएल का इंस्टॉल करना पड़ेगा, मतलब ऐड करना पड़ेगा अपनी स्विंग एप्लीकेशन के अंदर। अदरवाइज हम कभी भी अपनी एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ कनेक्ट नहीं करवा सकते, ठीक है। और फिर इस ड्राइवर के अंदर हमारे पास एक क्लास होती है जो कि हम ऐड करेंगे, जिसका क्या नाम है, com.mysql.jdbc ड्राइवर। मतलब इसी पैकेज को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, अपनी स्विंग एप्लीकेशन को MySQL डेटाबेस के साथ कनेक्ट करवाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो, ये जो पैकेज है आपके पास com.mysql.jdbc ड्राइवर, ये हमें कब मिलेगा, जब हम अपना ये MySQL JDBC ड्राइवर अपने प्रोजेक्ट में ऐड करेंगे, ठीक है। मतलब ये जो आपके पास क्लास है इसके बगैर हम अपनी डेटाबेस कनेक्टिविटी नहीं करवा सकते, ठीक है। और जेडीबीसी के बारे में मैंने क्या बताया, उसकी फुल फॉर्म जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, ठीक है। तो ये है कॉन्सेप्ट आपके पास किसका, जेडीबीसी का, ठीक है। तो इस फिगर को आपने अपने माइंड में रखना है। अगर आप इस फिगर को माइंड में रखोगे, ये जो डेटाबेस कनेक्टिविटी का टॉपिक है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं ये जो जेडीबीसी है ये बेसिकली है क्या। इसके कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको समझा देता हूं। देखो, सबसे पहला पॉइंट, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी मतलब जेडीबीसी इज द जावा सॉफ्ट स्पेसिफिकेशन ऑफ अ स्टैंडर्ड एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। मतलब ये जो जेडीबीसी है, ठीक है, जिसको मैं जेडीबीसी ड्राइवर कह रहा हूं, ये बेसिकली है क्या, ये एक एपीआई है। एपीआई की फुल फॉर्म क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, दैट अलाउज जावा प्रोग्राम्स टू एक्सेस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। मतलब देखो, ये जो जेडीबीसी है ना, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, या इसको अक्सर कनेक्टर भी कहा जाता है,
यही हमें अलाउ करता है कि हम अपने जावा प्रोग्राम्स के अंदर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स को एक्सेस कर सकें। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मतलब जिसकी शॉर्ट फॉर्म है डीबीएमएस। और देखो, ये जो हम माईएसक्यूएल की बात कर रहे हैं ना, ये बेसिकली क्या है, एक डेटा मैनेजमेंट सिस्टम है, मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसको डीबीएमएस भी कहा जाता है। ठीक है, तो माईएसक्यूएल क्या है, डीबीएमएस है। और अगर मैं इसको फर्दर इनहेंस करूं तो माईएसक्यूएल को आरडीबीएमएस भी कहा जाता है, मतलब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि माईएसक्यूएल के अंदर हम मल्टीपल टेबल्स बना सकते हैं और उनके दरमियान रिलेशनशिप्स क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए माईएसक्यूएल को आरडीबीएमएस कहा जाता है, मतलब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो देखो, जेडीबीसी को यूज करके हम अपने जावा प्रोग्राम्स के अंदर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज कर सकते हैं, मतलब माईएसक्यूएल हो, ओरेकल हो, डीबी2 हो गया, साइबेस हो गया, इस तरह के बहुत सारे जो डेटाबेसेस हैं उनके साथ हम कनेक्टिविटी कर सकते हैं जेडीबीसी को यूज करके। लेकिन हम इस लेक्चर में कौन से डेटाबेस की बात कर रहे हैं, माईएसक्यूएल डेटाबेस की बात कर रहे हैं। फिर देखो इसका सेकंड पॉइंट, द जेडीबीसी एपीआई कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ इंटरफेसेस एंड क्लासेस रिटन इन द जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, मतलब ये जो जेडीबीसी एपीआई है ना, मतलब ये जो जेडीबीसी ड्राइवर है, इसके अंदर बहुत सारे इंटरफेसेस और क्लासेस मौजूद हैं। ठीक है, और यही इंटरफेसेस और क्लासेस हमें माईएसक्यूएल के साथ डेटाबेस का काम करवा के देती हैं। तो अगर आपको इंटरफेस क्या होता है नहीं पता, क्लास क्या होता है अगर आपको ये नहीं पता, तो हमने एक कंप्लीट जावा की प्लेलिस्ट बनाई हुई है। ठीक है, आप वहां से जाके इंटरफेस और क्लासेस का कॉन्सेप्ट ले सकते हो। तो वो जो जावा की प्लेलिस्ट है उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हो। मतलब यहाँ पे यही कह रहा है कि जो जेडीबीसी एपीआई है इसके अंदर जितने भी इंटरफेसेस हैं, क्लासेस हैं, वो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखे गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज द यूज ऑफ जेडीबीसी, मतलब जेडीबीसी का यूज क्या है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला पॉइंट, JDBC makes it possible to do establish a connection with a data source, send queries and update statements and process the results। मतलब देखो, JDBC को यूज करके सबसे पहले तो हम अपना एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं, मतलब बनाते हैं किसी एक डेटा सोर्स के साथ। मतलब हमारी GUI एप्लीकेशन है स्विंग की, उसको हमें कनेक्ट करवाना है किसके साथ, MySQL डेटाबेस के साथ। तो MySQL डेटाबेस क्या हो गई, हमारी डेटा सोर्स हो गई। तो अपनी एप्लीकेशन को अगर मुझे MySQL डेटाबेस के साथ उसका कनेक्शन मेंटेन करवाना है तो उसके लिए हम JDBC का यूज करेंगे। और देखो फिर क्या कह रहा है, सेंड क्यूरीज एंड अपडेट स्टेटमेंट्स, मतलब हमारी जो GUI एप्लीकेशन होगी वहां से हम क्यूरीज को एग्जीक्यूट करेंगे और वो क्यूरीज हमारे MySQL डेटाबेस पे एग्जीक्यूट की जाएंगी। और जब वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी तो उसका जो रिजल्ट है उसको भी हम प्रोसेस करेंगे JDBC की क्लासेस की मदद से। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो सेकंड पॉइंट, simply JDBC makes it possible to do the following things within the Java application, establish a connection with a data source। मतलब JDBC को यूज करके हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, मतलब हम अपनी एप्लीकेशन से डेटाबेस में इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट और रीड वगैरह के जितने भी काम है वो सारे हम यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, स्टैब्लिश अ कनेक्शन विद अ डेटा सोर्स। तो ये जो कनेक्शन मेंटेन करवाने का काम होता है उससे रिलेटेड जो क्लासेस काम करती हैं वो हमें कब मिलेंगी, जब हम JDBC ऐड करेंगे अपने जावा स्विंग के प्रोजेक्ट में। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, सेंड क्यूरीज एंड अपडेट स्टेटमेंट्स टू द डेटा सोर्स। मतलब जाहिर बात है, आपको पता है कि MySQL के अंदर बहुत सारी क्यूरीज होती हैं, हम उन्हें अपनी एप्लीकेशन से सेंड करेंगे अपने डेटाबेस में और वो एग्जीक्यूट कर दी जाएंगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है, मतलब ये यूज है आपके पास किसका, JDBC का। मतलब सिंपल सी बात है कि JDBC को अगर हम यूज नहीं करते, हम कभी भी अपनी स्विंग एप्लीकेशन को MySQL डेटाबेस के साथ या किसी भी डेटाबेस के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। तो ये हो गया इसके कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स। अब जंप करते हैं अपने प्रैक्टिकल वर्क के ऊपर और देखते हैं कि किस तरह से कनेक्टिविटी होती है। ठीक है, तो ये जो मैंने ऑब्जेक्टिव्स आपको बताए हैं यही हम कवर करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूं अपने नेटबीन्स में। ठीक है, तो देखो मैं अपने नेटबीन्स में आ गया हूं और यहाँ पे आके हम एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। राइट क्लिक करते हैं, फाइल पे न्यू प्रोजेक्ट पे जाते हैं। ठीक है, जावा सेलेक्ट करना है, यहाँ से जावा एप्लीकेशन, फिर नेक्स्ट करते हैं। और इस एप्लीकेशन का नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ जावा स्विंग JDBC। ठीक है, मैंने नाम रख दिया जावा स्विंग JDBC। ठीक है, और यहाँ पे देखो हमें मेन क्लास नहीं चाहिए क्योंकि हम एक फॉर्म ऐड करेंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर से मैं चेक हटा रहा हूँ और यहाँ पे आके फिनिश के ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड पे आपको ये नजर आ रहा होगा जावा स्विंग JDBC। इसको हम यहाँ से एक्सपेंड करते हैं, सोर्स पैकेजेस में जाते हैं।
तो देखो अभी इसके अंदर कोई भी पैकेज नहीं है, तो मैं सोर्स पैकेजेस के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, न्यू पे जाते हैं और एक पैकेज सबसे पहले ऐड कर लेते हैं, ठीक है। और इसका नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल स्विंग जेडीबीसी, इसका मैं नाम रख देता हूँ, यहाँ पे आप कुछ भी नाम रख सकते हो, ठीक है। फिनिश करते हैं, तो ये देखो ये पैकेज आ गया। अब इस पैकेज के अंदर मुझे एक जे फ्रेम फॉर्म ऐड करना है, राइट क्लिक करो, न्यू पे जाते हैं और यहाँ पे देखो जे फ्रेम फॉर्म, इसके ऊपर क्लिक करो और इसका नाम मैं फॉर एग्जाम्पल रख देता हूँ इंसर्ट फॉर्म। इंसर्ट फॉर्म में इसका नाम रख देता हूँ और यहाँ पे आके इसको फिनिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास ये फॉर्म आ चुका है, बिल्कुल एम्प्टी फॉर्म है। अच्छा देखो अब सबसे पहले मुझे क्या काम करना है, सबसे पहले मुझे जेडीबीसी जो माईएसक्यूएल जेडीबीसी ड्राइवर है, जो कनेक्टर है, उसको मुझे अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ देखो लेफ्ट साइड में आपको एक लाइब्रेरीज का सेक्शन नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे आके प्लस पे क्लिक करो, इसको एक्सपेंड करो और यहाँ पे देखो अभी इसके अंदर सिर्फ एक जेडीके रखा हुआ है, मुझे इसी लाइब्रेरी के अंदर वो चाहिए, माईएसक्यूएल जेडीबीसी ड्राइवर चाहिए। तो आप क्या करो, लाइब्रेरीज के ऊपर राइट क्लिक करो और यहाँ पे ऐड लाइब्रेरी के ऊपर जाओ, ठीक है। और यहाँ पे देखो बहुत सारी लाइब्रेरीज आ रही हैं, स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आ जाओ और यहाँ पे देखो आपको ये नजर आ रहा होगा माईएसक्यूएल जेडीबीसी ड्राइवर, ठीक है। तो ये हमें चाहिए और इसे हमें ऐड करना है। लेकिन देखो एक इशू होता है, वो इशू क्या होता है कि अक्सर नेटबीन्स के अंदर ना ये जो ऑप्शन है माईएसक्यूएल जेडीबीसी ड्राइवर, ये हमें नहीं मिलता, ठीक है। तो इसका एक दूसरा तरीका भी है, पहले मैं आपको इसको ऐड करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट करोगे, ऐड लाइब्रेरी पे क्लिक करोगे, तो ये देखो ये आ गया यहाँ पे माईएसक्यूएल जेडीबीसी ड्राइवर और ये देखो इसका पूरा नाम अगर आप पढ़ो, ये क्या है, माईएसक्यूएल कनेक्टर है, ठीक है। और ये एक जार फाइल है, ठीक है, ये आपने अपने माइंड में रखनी है, ठीक है। लेकिन देखो मैंने क्या बताया कि जब आप यहाँ पे लाइब्रेरीज के ऊपर राइट क्लिक करते हो, ऐड लाइब्रेरी पे जाते हो, तो यहाँ पे जितनी भी लाइब्रेरी शो हो रही है, तो अक्सर ऐसा होता है कि ये वाला जो माईएसक्यूएल जेडीबीसी ड्राइवर है, ये आपको यहाँ पे नहीं मिलता। तो आपको दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ, दूसरे तरीके में आप क्या करो, देखो यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। राइट क्लिक करो, इसको रिमूव कर दो, ठीक है, क्योंकि वो जो दूसरा तरीका है ना वो बहुत ज्यादा रिलायबल है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आप जाओगे अपने गूगल में, ठीक है। देखो सर्च में मैं यहाँ पे लिखता हूँ माईएसक्यूएल जेडीबीसी ड्राइवर, ये आपने सर्च में लिखना है, एंटर करते हैं और यहाँ पे देखो आपको पहली यहाँ पे एक लिंक नजर आ रहा होगा, पहली वेबसाइट dev.mysql.com, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये आपके सामने एक वेबसाइट ओपन हो गई है। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, सेलेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है, इसके अंदर से आपने सिलेक्ट करना है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, मतलब मुझे एक ऐसा कनेक्टर चाहिए जेडीबीसी का जो कि किसी भी प्लेटफॉर्म, मतलब किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल सके। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे देखो आपको ये सेकंड पोर्शन नजर आ रहा होगा, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट डॉट जिप आर्किटेक्चर इंडिपेंडेंट, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे देखो ये जो डाउनलोड का बटन नजर आ रहा है ना, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही डाउनलोड के बटन पे क्लिक करोगे एक दूसरी स्क्रीन आ जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आओ, यहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा, नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट माय डाउनलोड, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ नीचे देखो ये फाइल यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई है, आपको नजर आ रहा होगा, ये तकरीबन 4.8 MB की ये फाइल है। तो जब ये डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है, ये एक जिप फाइल है, इसको हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डाउनलोड हो चुकी है और यहाँ पे देखो जो आपको अप एरो का बटन नजर आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, शो इन फोल्डर पे जाना है और यहाँ पे देखो ये मुझे डाउनलोड्स के फोल्डर में ले आया है। यहाँ पे देखो ये जिप फाइल है माईएसक्यूएल कनेक्टर, आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और इसको यहाँ पे आके देखो एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। देखो ये एक्सट्रैक्ट हो गया और यहाँ पे देखो माईएसक्यूएल कनेक्टर में आपने यहाँ पे जाना है, इसके अंदर एक फोल्डर मिलेगा, यहाँ पे आपने जाना है और यहाँ पे देखो यहाँ पे आपको एक फाइल नजर आ रही होगी माईएसक्यूएल कनेक्टर जावा, और ये देखो ये कौन सी, इसकी अगर आप टाइप देखो ये एग्जीक्यूटेबल जार फाइल है, मतलब यही हमारी वो लाइब्रेरी है, वही हमारा ड्राइवर है जो हम यूज करने वाले हैं। तो आप क्या करो, आप इसको कॉपी कर लो, ठीक है, इसको कॉपी कर लो और इसको ये जो सी ड्राइव होती है आपकी, सी ड्राइव के अंदर यहाँ पे आके देखो मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, मैं राइट क्लिक करता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे आपसे परमिशन मांग रहा है, आप इसको कंटिन्यू कर दो, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने सी ड्राइव में इसको अब रख लिया अपने पास, ठीक है। अब यहीं से मैं इसका एड्रेस दे दूंगा कहाँ पे, अपने प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। तो देखो यहाँ आते हैं, नेटबीन्स में आते हैं दोबारा और यहाँ पे देखो लाइब्रेरीज लिखा हुआ है, आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और अब आपने जाना है यहाँ पे ऐड जार स्लैश फोल्डर, क्योंकि अब मुझे जार फाइल ऐड करनी है, इसके ऊपर आप क्लिक करो, ठीक है। और यहाँ पे देखो हम कहाँ गए थे, दिस पीसी में, यहाँ पे देखो डाउनलोड्स है या फिर सी ड्राइव के अंदर जो हमने पेस्ट किया था, आप सी ड्राइव के अंदर चले जाओ और यहाँ पे देखो आपको नजर आ रहा होगा माईएसक्यूएल कनेक्टर, आपने इसको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखो ओपन का बटन नजर आ रहा होगा, आपने ओपन के ऊपर क्लिक करना है। तो ये देखो
ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब आपने एक बात का ख्याल रखना है कि ये जो सी ड्राइव में हमने यहाँ पे ये रखा हुआ है ना MySQL कनेक्टर, इसकी लोकेशन आपने चेंज नहीं करनी, वरना अगर आप लोकेशन चेंज करोगे तो उसको ये लाइब्रेरी नहीं मिलेगी और आपके JDBC मतलब जावा को जब हम डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेंगे तो उसमें इश्यू आएगा, ठीक है। तो अब सबसे पहला काम क्या करना है, मुझे एक डेटाबेस बनाना है अपने MySQL में और उसके अंदर एक टेबल बनाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आके मैं लोकल होस्ट PHP MyAdmin के अंदर चलते हैं। देखो मेरा यूजर नेम रूट है, पासवर्ड कुछ भी नहीं है, गो के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं एक न्यू डेटाबेस क्रिएट करता हूँ। देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे न्यू का बटन नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करो और यहाँ पे देखो डेटाबेस नेम, ठीक है। मैं इस डेटाबेस का नाम रखता हूँ स्विंग डीबी, ठीक है, स्विंग डीबी मैंने इसका नाम रखा। क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखो नीचे आ जाओ, ये देखो ये स्विंग डीबी यहाँ पे क्रिएट हो चुका है लेफ्ट साइड पे, ठीक है। अब इसके अंदर मैं एक टेबल क्रिएट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इस टेबल का नाम रखता हूँ यूजर TBL, ठीक है। और यहाँ पे आ जाओ, गो आपको नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करो, ठीक है। अब इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल जस्ट मैं इस टेबल के अंदर 3 कॉलम्स ऐड करता हूँ। तो सबसे पहला कॉलम होगा ID, उसकी डेटा टाइप होगी इंटीजर, और देखो यहाँ पे मैं इसको बनाऊंगा ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है। तो AI के ऊपर चेक लगाते हैं और देखो जैसे ही चेक लगाया यहाँ पे देखो ये कह रहा है कि क्या आपने ID वाले कॉलम को प्राइमरी की भी बनाना है, तो मैं कह रहा हूँ हाँ बनाना है, तो हम गो के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। तो देखो ये ID ऑटो इंक्रीमेंट भी हो गया और प्राइमरी की भी लग गई इसके ऊपर। अच्छा अब मैं कहता हूं नेम, ठीक है, नेम आपके पास की डेटा टाइप वॉरचार होगी, 50s को कर देते हैं। और फिर मैं यूजर से उसका फॉर एग्जांपल जेंडर ले लेता हूं, ठीक है। और यहाँ पे आके वॉरचार इसको हम कर देते हैं फॉर एग्जांपल 20, मतलब 20 कैरेक्टर्स। और जस्ट एक सिंपल सा आपको मैं टेबल बनाना सिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, जिसके अंदर जस्ट 3 कॉलम्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, अब देखो राइट साइड पे यहाँ पे आपको सेव का बटन नजर आ रहा होगा, आप इसके ऊपर क्लिक करो तो देखो ये हमारा टेबल बन गया, ठीक है। और अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं लेफ्ट साइड में, ये देखो स्विंग डीबी नजर आ रहा है, इसके अंदर यूजर TBL जो हमने अपने टेबल का नाम रखा था, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करो देखो ये अभी बिल्कुल खाली है, देख रहे हो, इसके अंदर कोई भी डेटा नहीं है। इसका डेटा हम इंसर्ट करेंगे अपनी जावा GUI एप्लीकेशन में से, ठीक है। तो अब चलते हैं नेटबीन्स में और इसके लिए एक इंसर्ट का हम फॉर्म क्रिएट करते हैं। तो देखो मैं यहाँ पे आ गया हूँ। अब मैं यहाँ पे देखो कुछ लेबल और टेक्स्ट बॉक्सेस ऐड करता हूँ, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लेबल ऐड करता हूँ। देखो आपको यहाँ से लेबल मिल जाएगा, इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करो, ठीक है। इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ, इसका टेक्स्ट चेंज करते हैं और मैं इसको यहाँ पे कह देता हूँ एंटर नेम, ठीक है। नेम यहाँ पे हम सबसे पहले ले रहे हैं और फिर उसके बाद देखो मैं इसका ना थोड़ा फॉन्ट वगैरह चेंज करता हूँ। राइट क्लिक करो, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज में आ जाओ सबसे लास्ट में और यहाँ पे देखो आपको फॉन्ट नजर आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, इसका फॉन्ट चेंज करते हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ भाई थोड़ा सा ये बोल्ड होगा और इसका साइज मैं 11 से कर देता हूँ 14 कर देता हूँ और ओके करते हैं, ठीक है। फिर इसको क्लोज करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये लेबल आ गया। अब इस लेबल के बिल्कुल ठीक सामने मुझे एक टेक्स्ट फील्ड चाहिए, मतलब टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। तो यहाँ से टेक्स्ट फील्ड मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आके इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, इसकी हाइट और विड्थ थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं। और देखो इसके अंदर अभी क्या लिखा हुआ है, जे टेक्स्ट फील्ड 1। मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, एडिट टेक्स्ट करके इसको मैं खाली कर देता हूँ बैक स्पेस करके। और देखो इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम मैं चेंज करता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो आपको नजर आ रहा है चेंज वेरिएबल नेम, तो इसका वेरिएबल नेम मैं चेंज करता हूँ और मैं इसका नाम रख देता हूँ नेम TXT, ठीक है। नेम अंडरस्कोर TXT मैंने इस वेरिएबल का नाम रख लिया। अब इसी नाम से हम इस टेक्स्ट बॉक्स का टेक्स्ट गेट करेंगे, ओके करते हैं। और उसके बाद देखो अब मुझे इसी की एक और कॉपी बनानी है, Ctrl+C Ctrl+V करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर सेट कर देते हैं, ठीक है। और ये दूसरा टेक्स्ट बॉक्स आ गया हमारे पास, इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं, इसके वेरिएबल नेम को भी चेंज कर देते हैं, इसका नाम मैं रख देता हूँ जेंडर TXT, ओके करते हैं। और इसका नाम भी एक दफा चेक कर लेते हैं, राइट क्लिक करते हैं, चेंज वेरिएबल नेम, ठीक है, इसका नाम रखते हैं नेम अंडरस्कोर TXT। तो इसके वेरिएबल का नाम हो गया नेम TXT और इसके वेरिएबल का नाम क्या हो गया, जेंडर TXT, ठीक है, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखो जो एंटर नेम वाला लेबल है, इसी को मैं कॉपी करता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V करते हैं, पेस्ट करते हैं और इसको थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ। और यहाँ पे इसका टेक्स्ट चेंज करना है, इसके ऊपर राइट क्लिक करो, एडिट टेक्स्ट में जाओ और यहाँ पे इसका टेक्स्ट मुझे करना है एंटर जेंडर, ठीक है।